नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हमारे +2 की जो पॉलिटिकल की बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उसका लेक्चर नंबर ये 3 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था कि किस तरीके से नई विश्व व्यवस्था की जो शुरुआत थी वो हुई थी, और नई विश्व व्यवस्था के तहत इसकी जो संज्ञा दी गई थी वो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस विश्व व्यवस्था की संज्ञा थी वो दी थी। और किस तरीके से इराक ने जो कुवैत पर आक्रमण करने के बाद संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसका जो सैन्य अभियान था वो छेड़ा था, जिसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है वो कहा गया था, जिसके अंदर लगभग 34 देशों की जो भारी भरकम देशों की सेना ने लगभग 6,60,000 के करीब जो सैनिक थे उन्होंने आक्रमण है वो किया था। और किस तरीके से इसी युद्ध को आगे चलकर जो पर्यवेक्षक थे या देखने वाले ऑब्जर्वर थे उन्होंने इस युद्ध को कंप्यूटर की संज्ञा दी थी, यानी कि टेक्नोलॉजी का काफ़ी बढ़ चढ़ के इस युद्ध के द्वारा प्रयोग है वो किया गया था। अब ये दौर तो जॉर्ज बुश का ये दौर था वो ख़त्म हो गया 1992 के बाद आसपास अगर देखा जाता है, क्योंकि रिपब्लिक पार्टी की तरफ से ये उम्मीदवार थे। और 1992 के अंदर जब चुनाव हुए थे तो आपको शायद पता होगा कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के जो चुनाव है वो 4 साल के अंदर होते हैं, और एक उम्मीदवार लगातार इसमें 2 साल तक अपनी उम्मीदवारी है वो कायम रह सकता है। और जो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार चुनने के बाद तीसरी बार अपने उसी पद के लिए चुनाव है वो अयोग्य निर्धारित हो जाता है, यानी तीसरी बार वो चुनाव है वो नहीं लड़ सकता। तो इसी के तहत क्या हुआ था कि जब जॉर्ज बुश थे उन्होंने 1992 की जो इलेक्शन हुए थे अमेरिका में राष्ट्रपति के, उसमें हार गए थे और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति पद के लिए कमान है वो संभाली थी। तो भारत के नज़रिए से अगर देखा जाए, वैसे बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, अगर भारत के नज़रिए से अगर देखा जाता है तो बड़ा अहम रोल रहा था बिल क्लिंटन का भारतीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए। तो अमेरिका और भारत के रिश्तों के अंदर अगर नरमी आई थी तो इसी दौर के अंदर हम देखी जा सकती है, क्योंकि बिल क्लिंटन ने भी उस समय जब हमारे राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने भारत का दौरा किया था, तो तहे दिल से उनका स्वागत है वो किया गया था। और इस दौर को, बिल क्लिंटन और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर को एक नई युग की शुरुआत की संज्ञा वो दी जाती है। तो इसी के तहत आप अपने इस चैप्टर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमारा बिल क्लिंटन का जो दौरा था, इसी के तहत हम किस तरीके से उन्होंने अपनी जो विदेश नीति और घरेलू नीति को चेंज किया था, और बाद में बिल क्लिंटन के दौरे के अंदर ही समय काल के दौरान ही जब ये 2000 के आसपास जब ये राष्ट्रपति रहे थे, तो इसी समय जब 9/11 का जो हमला था 99 के अंदर, वो अमेरिका के अंदर यही हुआ था। तो उसके पीछे क्या कारण रहे थे और उसकी क्या नीतियाँ जी अमेरिका के द्वारा अपनाई गई थी, उन सभी का वर्णन इस वीडियो के माध्यम से दिया गया है। तो चलिए वीडियो हमारा आज का जो चैप्टर वो शुरू करते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए थे। तो लगभग उस समय हार गए थे, लेकिन कारण क्या रहे थे, ये बड़े डिप्लोमेटिक माने जा सकते हैं कि उनके कारण का जो रीज़न रहा था, क्योंकि जब खाड़ी युद्ध में बड़ी अच्छी विजय करने के बावजूद भी जो जॉर्ज बुश थे वो हार गए थे। तो क्योंकि उनकी जो नीति थी, अमेरिका में कभी भी राज्य के चुनाव के होने के बाद उनके चुने प्रतिनिधि आगे राष्ट्रपति का चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, तो राष्ट्रपति के, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक सबसे बड़ी जो देखने वाली चीज़ होती है वो
उनकी डिबेट होती है। हर उम्मीदवार उनके लोगों के सामने डिबेट करते हैं, लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो किस तरीके से उसका जवाब देते हैं। तो बड़ा राष्ट्रपति चुनाव के लिए और किसी भी चुनाव से अगर देखा जाए तो बड़ा अहम रोल होता है देखने के लिए। तो अपनी नीतियों के माध्यम से ही, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारे जो मैनिफेस्टो अगर लागू किए जाते हैं तो डिबेट नहीं होती कहीं भी, लोगों की उस पॉलिसी को लागू करने के पीछे उनकी मंशा क्या होती है। तो ठीक यहाँ अमेरिका के अंदर जब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो उसके अंदर सबसे बड़ी अहम बात ये होती थी कि जो नीति वो लागू करने जा रहे हैं उनके पीछे उनकी मंशा क्या होती है, किस तरीके से वो इस बात की नीति है वो अपनाएंगे, लागू करेंगे, इंटेंस क्या उन इस मकसद से, इस पॉलिसी के बारे में। तो काफ़ी खुली ओपनिंग वहाँ इस बात के लिए डिबेट है वो जो उम्मीदवार होते हैं उनके बीच में निर्धारित है वो की जाती है। तो लेकिन आपको ना कमेंट करके बताना कि राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए जो अमेरिका के अंदर जो पार्टियां हैं, कितनी पार्टियां, उनके नाम बताने हैं आपको। एक तो ये डेमोक्रेटिक दी गई है, दूसरी पार्टी कौन सी आपको सबसे अहम पार्टी है। तो 2 पार्टी सिस्टम है, वहाँ आपको मैं बता देता हूँ। तो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये, तो दूसरी पार्टी का नाम आपको बताना है। क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपनाने का प्रचार प्रसार है वो निशाना है वो बनाया था। तो उन्होंने क्या किया था, बिल क्लिंटन की सफलता का, चुनाव में जीतने का कारण क्या था कि उन्होंने विदेश नीति के साथ साथ जो घरेलू नीति थी उनकी, उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनको मोटिव था वो लिया था, काफ़ी ज़्यादा। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह से वे 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर चुनाव है वो लड़े थे। यानी कि लगातार है वो 1992 से लेकर 2000 तक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोबारा 2 चुनाव लड़े थे और दोनों चुनावों में वो जीते थे। क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है और विश्व के मामलों में उनकी भरपूर संलग्नता नहीं रही थी। तो इस दौर में क्या किया गया था कि बिल क्लिंटन ने अपने आप को घरेलू, जो उनकी विदेश नीति की जगह जो घरेलू मामले थे उनमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है वो कर लिया था। किस तरीके से, जहाँ अमेरिका था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ जो सोवियत संघ था उसके साथ किस तरीके से अग्रेसिव है वो रूप अपनाया हुआ था, तो घरेलू उसकी नीति थी वो लागू नहीं हो पा रही थी। तो बिल क्लिंटन ने कहा कि हमारी विदेश नीति के साथ साथ हमारे जो घरेलू हमारी नीति हैं, तो हमें लोगों को रोजगार और हमारी जो अर्थव्यवस्था को जीवंत रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी की नीति के तहत लोग उनकी नीति से बड़े प्रभावित हुए थे और उन्होंने भरपूर उनके जो आंतरिक मामलों के लिए भरपूर उनकी जो एक्टिविटी थी वो देखी जा सकती है। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान है वो केंद्रित है वो किया था। तो जिस तरीके से जो बाकी राष्ट्रपति थे वो विदेश नीति पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे अमेरिका को सैन्य समान और औपनिवेशिक शक्ति बनाने के लिए, ठीक इसी तरीके से बिल क्लिंटन ने क्या किया, जो डेमोक्रेटिक को अच्छे तरीके से उसको एक्टिवेट करना। जलवायु परिवर्तन हो रहा था 1992 के अंदर, एक दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में एक सम्मेलन भी होता इन्वायरमेंट चेंज के ऊपर, और अलग जो विश्व व्यापार के लिए जो अलग अलग मुद्दे थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने रोज़गार को या प्रौद्योगिकी को या अपनी इंटरनल इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के साथ किस तरीके से व्यापार किया जाए। तो ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट रहे थे जिसकी वजह से बिल क्लिंटन की जो नीति थी वो काफ़ी अधिक मात्रा में मजबूत हो पाई थी अमेरिका में, उसकी घरेलू नीतियों के मामले में और विदेश नीति के मामले में भी अच्छी तरह से सफल है वो हो पाई थी। बहरहाल बिल क्लिंटन के दौरे में भी अमेरिका जब जब फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखी तब तक इस तरह की अनेक घटना 99 में हुई थी। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को इंटरनल इन्वॉल्व किया उसी तरीके से ही बिल क्लिंटन ने 1996 के बाद यानी कि दूसरे कार्यकाल के बाद अपने आप को भारी घटना के रूप में भी या विदेश शक्ति के रूप में अपने आप को शामिल किया। अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानियन लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी। एक कुसावो, यूगोस्लाविया के अंदर एक कुसावो जगह है, वहाँ अल्बानिया नाम के जो समुदाय के लोग रहने वाले हैं, वहाँ उन्होंने कुछ अग्रेसिव मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट हो गया तो उनको कुचलने के लिए, दबाने के लिए सैन्य कार्रवाई थी वो यूगोस्लाविया के द्वारा की गई थी।
कोसावो में अल्बेनियन लोगों की बहुलता थी, काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ के लोग वो रहने वाले थे। इसके जवाब में अमेरिका नेतृत्व ने नाटो के देशों में यूगोस्लाविया क्षेत्र पर 2 महीने तक बमबारी की। नाटो उसका देश बना हुआ था। इंटरनल हस्तक्षेप करने के लिए यूगोस्लाविया के क्षेत्र के अंदर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहा था, उसके जो पक्ष में भी रहा था। तो उन्होंने क्या किया था, उसके काफ़ी जो कोसावो जो क्षेत्र था उस पर काफ़ी अधिक मात्रा में बमबारी उसने कर दी थी, जो उसका मूवमेंट था उसको दबाने के लिए। स्लोबोदान मिलोसेविक की सरकार गिर गई और कोसावो पर नाटो की सेना काबिज हो गई थी। उस समय जो वहाँ के जो सेना प्रमुख थे स्लोबोदान मिलोसेविक, उसकी सरकार है वो गिर गई थी। और जो उसका क्षेत्र था कोसावो, जहाँ पर ये इंटरनल गृह युद्ध वहाँ पे हो रहा था, तो उस पर नाटो की सेना ने अपना कब्जा वो कर लिया था। क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी और दार एस सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावास पर बमबारी के जवाब में 1998 में हुई थी। दूसरी जो सैन्य कार्रवाई के मामले मान सकते हैं कि नैरोबी आपको पता है केन्या के अंदर है, और दार एस सलाम जो तंजानिया के अंदर है। वहाँ अमेरिका दूतावास के अंदर आतंकवादी घटना ने कुछ उनके दूतावास को उड़ा दिया था। दूतावास बता देता हूँ आपको, दूतावास एक ऐसा एक इंस्टीट्यूट होता है किसी भी देश के लिए, जहाँ दूसरे देश का जो विदेश नीति के तहत जो वार्तालाप की जाती है, तो वहाँ का सैन्य जितने भी उस देश की जो वार्तालाप के लिए जो कार्रवाई है उसी पक्ष से ली जाती है। यानी कि किसी भी एक देश के द्वारा उस देश के डायरेक्ट मैसेज पहुंचाने के लिए वो दूतावास से संपर्क अपना कर सकते हैं। अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल कायदा को इस बमबारी का जिम्मेवार है वो ठहराया गया था। तो तंजानिया और केन्या के जो अमेरिकी दूतावास के ऊपर जो आतंकवादी घटना क्रम हुआ था, उसका जिम्मेवार किसको बताया गया था? एक अल कायदा एक आतंकवादी संगठन था, उसको इसका जिम्मेवार बनाया गया था क्योंकि इसी के द्वारा इन अमेरिका के पक्ष पर इसने आतंकवादी घटना को अंजाम है वो दिया है। इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश है वो दे दिया। आप थोड़ी सी नोट कर सकते हो, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। इस बयान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल कायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइलें से हमले वो किया गया था। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के माध्यम से जब उसको लगा कि अल कायदा ही हमारे जो दूतावास को ये क्षति पहुंचा रहा है, तो जितने भी सूडान, दक्षिण सूडान और अफगानिस्तान के जितने भी ये क्षेत्र थे इसके अल कायदा के बने हुए, उसने मिसाइलों के माध्यम से अपने जो हमले करने शुरू कर दिए। किसके ऊपर? अल कायदा के ठिकानों के ऊपर। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं की थी। जब ये अल कायदा के द्वारा जितने भी आक्रमण किए जा रहे थे, तो अमेरिका ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ की जितने भी उसकी अनुमति लेना या उस पक्ष को, अपने पक्ष को उसके में शामिल करना या उनको इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। और जितने भी इंटरनेशनल लॉ थे, यानी कि हर एक लॉ बने हैं इंटरनेशनल लॉ के लिए, किसी देश पे कानून कार्रवाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसकी इजाज़त लेनी बहुत ज़रूरी होती है, जिसके 5 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। उन मेंबर की आपको इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है। तो चलो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 27 सदस्य कौन सी है, परमानेंट कंट्री कौन सी है सिक्योरिटी काउंसिल की। कमेंट करके मुझे आप जवाब दीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट कंट्री देश कौन से हैं। अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपनी इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों का भी निशाना साधा, जबकि इसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। पीछे मुड़कर अब देखने लगा कि तो यह एक शुरुआत भर थी। अब जब ये अमेरिका सूडान और अफगानिस्तान के ऊपर जब आक्रमण कर रहा था, तो इस अभियानों के तहत और उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की भी इजाज़त जब वो नहीं ली थी, तो उस पर यह आरोप लगने लगा कि वो अपनी तानाशाही या दादागिरी साबित करना चाहता है। और जो ये आपने क्रूज मिसाइलों के द्वारा आक्रमण किए, इसमें कई बेकसूर लोगों की जान है वो गई है। तो अगर देखा जाए तो इसकी वजह से ही जो 9/11 का आक्रमण है वो इसी की वजह से माना जा सकता है, इसको जिम्मेवार माना जा सकता है, क्योंकि कई बेकसूर लोगों को घटनाक्रम के माध्यम से उसका आतंकवादी घटनाओं से उसको गिराना इसका कारण है वो भी माना जा सकता है। बाद में इसका अल कायदा ने क्लैरिफिकेशन भी दी थी जब 9/11 पे 9/11 उसने टेररिस्ट अटैक अब जो किया था। तो आगे हमारा पॉइंट आ जाता है कि
9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध है वो। अब ये आ जाता है कि किस तरीके से अमेरिका जो पेंटागन और उसके कुछ मिलिट्री क्षेत्र थे वहाँ पर अलकायदा के द्वारा आक्रमण किए गए थे। जब यह जवाबी कार्रवाई की, अलकायदा ने जब जवाबी कार्रवाई की तो उसका नाम आतंकवाद का दे दिया गया था और काफ़ी विश्वव्यापी इसका जो असर है वो देखा जा सकता था। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरबी देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के लिए चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया गया था। यानी कि उसके जो 19 अपहरणकर्ता थे अरब देशों के, उन्होंने अलग अलग समूह के रूप में 4 उसकी जो अमेरिकी जो विमान थे उस पर उन्होंने हाईजैक कर लिया, उसको अपहरण है वो कर लिया था। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों को सीधे में उड़ाकर ले गए थे। यानी कि वो इसको क्या कर रहे थे, जो कुछ इनकी महत्वपूर्ण इमारतें थी उनको उसके सीध में उड़ाकर ये ले गए थे, यानी कि हाईजैक कर लिया था। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर में टकराए। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वहाँ बनाया हुआ, उसके उत्तरी और दक्षिण टावर से ये टकरा दिए गए 2 विमान। तो तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया गया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय था। यानी कि तीसरा जो विमान था वो अमेरिका के रक्षा विभाग की जो वहाँ की जो सेंटर था पेंटागन के अंदर, वहाँ टकरा दिया गया। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, जो इसकी पार्लियामेंट थी कांग्रेस, उससे टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के खेत में ही गिर गया। यानी कि उससे पहले ये जो एक खेत था उसमें गिर गया था। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। अमेरिका में पहले महीने की तारीख को पहले लिखने का चलन है। इसी का संक्षिप्त रूप 9/11 है, न कि 9/11 जैसे कि भारत में लिखा जाता है। जैसे आप भारत में आप देखते हो कि कई बार पहले डेट लिखी जाती है, फिर मंथ लिखा जाता है, फिर ईयर लिखा जाता है। लेकिन अमेरिका में इसके उल्ट है, वहाँ पर पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है, फिर ईयर लिखा जाता है। तो इसी को हमले को 9/11 का हमला वो कहा जाता है। ये जो हमला हुआ था वो 11 सितंबर 2001 को हुआ गया। तो बड़ा विभीषण ये माना जा सकता है इस त्रासदी को, इस घटना को, इस परिघटना को, और इसकी वजह से पूरे विश्व में जो टेररिस्ट जो आतंकवादी था वो सामने पूर्ण रूप से आ गया था। क्योंकि भारत ने कई बार इसका पक्ष अब रखा था कि आतंकवादी भी परिघटना वो पाकिस्तान के द्वारा भारत के पक्ष में समर्थन में उसके विरुद्ध है वो कार्रवाई की जाती है। तो लेकिन जब अमेरिका के ऊपर ये 9/11 का जो हमला हुआ, इसकी वजह से ही आतंकवादी घटना को प्रमुख रूप से देखा गया। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिका के लिए यह दिल दहलाने वाले अनुभव था। उन्होंने इस घटना को तुलना 1814 और 1911 की परिघटनाओं से की है। बड़ी इसमें लगभग अमेरिका के 3000 लोग वो मारे गए थे, और बड़ा ही एक हम कह सकते हैं, यहाँ पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हो, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो बीच में आप देख सकते हो, ये अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, और किस तरीके से लोग है वो भयभीत है वो हो गए थे। और इसकी जो घटना की गई थी वो 1814 और 1941 के अंदर घटनाओं से की जा सकती है। किस तरीके से 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी, और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला वो किया गया था। यानी कि 2 पहले ही ये घटनाक्रम हुए थे, वो इतने भयानक तरीके से नहीं हुआ था जो घटना घटी थी। लेकिन ये 9/11 का जो घटना था ये बड़ा इतना आतंकवादी तरीके से अपनाया गया था, और जिसकी वजह से उनकी जो लोग थे, लोगों के मन में जो भय की स्थिति थी वो पनप गई थी। जहाँ तक जान माल का हानि का सवाल है तो अमेरिका ज़मीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1776 में देश बना था, तब से इसने इतना बड़ा हमला नहीं चला था। यानी कि इससे पहले कभी भी अमेरिका के ऊपर इस तरह की घटना थी वो नहीं घटी थी। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो राष्ट्रपति बने थे। तो ये 2001 के अंदर परिघटना थी वो घटित हुई थी, और इसके बाद में क्या हुआ था कि रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो राष्ट्रपति बन गए थे। वो सब उससे पहले HW बुश थे, उसके जो पुत्र है वो माने गए थे। ये पूर्ववर्ती HW बुश के पुत्र थे। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और इनके हितों को बढ़ावा देने के लिए कठोर कदम है वो उठाए। तो क्लिंटन की तुलना में जॉर्ज बुश ने क्या किया था, बड़े कठोर नीतियाँ अपनाई,
और बड़े आतंकवादी के रूप में अगर ये घटना होने के बाद बड़े इसने डिसीजन है वो विश्वव्यापी डिसीजन है वो लिए थे। आतंकवाद के विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। इसी के विरुद्ध हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध जो मूवमेंट चलाया था वो कौन सा चलाया था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासकों को बनाया गया। यानी कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के वजह से जो ऐसे देश थे जिनके ऊपर 9/11 का जो हमला करने के लिए जिम्मेवार माना जा सकता है, उन देशों के ऊपर प्रमुख रूप से आतंकवादी की जो विरुद्ध बदला लेने के लिए किया गया था। तो इसमें मुख्य रूप से अल-कायदा और अफगानिस्तान है वो माने जा सकते हैं। तालिबान के शासन के पांव जल्द ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अल-कायदा के अवशेष अब भी सक्रिय थे। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगह पर हमले हुए। इससे इनकी शीघ्रता की बात है वो स्पष्ट देखी जा सकती है। तो 9/11 घटना के बाद अमेरिका ने क्या किया, अल-कायदा और अफगानिस्तान जहाँ जहाँ इसके ठिकाने थे उसने काफ़ी अधिक मात्रा में बमबारी की, सैन्य कार्रवाई की, और जहाँ इनके सैन्य प्रमुख से संबंधित या आतंकवादी घटना से संबंधित जो भी इनके गुट चल रहे थे, एक्टिवेट थे, उन्होंने वहाँ पर इसकी जवाबी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की। अमेरिकी सैन्य पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तारी लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी जाती थी। यानी कि जिस देश के अंदर ये गिरफ्तारियां या सैन्य कार्रवाई करते थे और गिरफ्तार कर लिए जाते थे जो भी टेररिस्ट होते थे, उनकी सरकार को उनकी जानकारी देने के लिए मुनासिब है वो नहीं समझा जाता था। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। जितने भी ये लोग वो टेररिस्ट आतंकवादी घटना से शामिल है वो किए जाते थे, उनको अलग अलग देशों में अलग अलग खुफिया जेल खानों के अंदर भेज दिया जाता था और बंदी बनाकर उनको रखा जाता था और उनसे कुछ जानकारियाँ वो उगाई जाती थी। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसैनिकों का एक ठिकाना गवातानुमो बे में था। कुछ बंदियों को बाहर रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति है वो नहीं दी गई। तो जो भी आतंकवादी या जो संदेहग्रस्त लोग अमेरिका सेना द्वारा पकड़े जाते थे, उनको क्यूबा के अंदर, जैसे हमने पहले लेसन के अंदर पढ़ा था, क्यूबा संकट है जो, वहाँ उन्होंने सैनिक ठिकाना अपना बना लिया था। तो वहाँ इन बंदियों को रखा जाता था और बंदियों रखने के बाद वहाँ किसी को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति या पर्सन को इन लोगों के साथ मिलने की इजाज़त है वो नहीं दी जाती थी। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि होते थे उन्हीं को भी इनकी मिलने की अनुमति वो नहीं दी जाती थी। यानी कि अमेरिका इस युद्ध के माध्यम से जो अपनी परिघटना के रूप में या एक अमेरिकी शक्ति के रूप में, विश्व शक्ति के रूप में धीरे धीरे वो अपनी जड़ें वो मजबूत है वो कर रहा था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।